हेलो बच्चों। तो आज हम अपना अध्याय 7 शुरू करेंगे। अभी तक के पिछले वीडियोस में हम अपने चैप्टर 6 तक कंप्लीट कर चुके हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है बेटा, स्पेशली बेटा जो आप बोर्ड क्लास के बच्चे हो, आप लोगों के लिए ये टाइम बहुत ही इम्पोर्टेंट चल रहा है। ठीक है, आप लोग स्कूल में नहीं जा सकते, लेकिन फिर भी हम हर तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी आपको नोट्स दे रहे हैं वीडियो के ज़रिए, आप उन सभी को बहुत अच्छे से देखो, बहुत अच्छे से समझो और साथ में एनसीईआरटी जो आपकी किताब है उसे भी बहुत ही ध्यान से आप पढ़ो। तभी आप बच्चों बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला सकते हो, क्योंकि अभी इस कोरोना काल में कुछ नहीं पता कि कब तक आपके स्कूल खुलेंगे। ठीक, कब तक आप स्कूल में आ पाओगे। तो ये मत सोचना कि बाद में पढ़ाई हो जाएगी, हम बाद में पढ़ लेंगे। समय जो चला जाता है वो कभी लौट कर नहीं आता। तो इस उम्मीद में मत रहना कि बाद में पढ़ लेंगे, वो बाद कभी नहीं आता। आप अभी से अपनी पढ़ाई शुरू कीजिए। ठीक है, तो आज हम अपना न्यू चैप्टर शुरू करते हैं, अध्याय 7, जो कि है विकास। विकास को हम कहते हैं इंग्लिश में इवोल्यूशन। तो इस चैप्टर में बच्चों हम क्या क्या पढ़ेंगे? इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि जो ब्रह्मांड है, ठीक है, पृथ्वी है और जो हमारा जीवन है यानी कि हम जीव, इन सभी की उत्पत्ति कैसे हुई। ठीक है, हम आज देखते हैं अपने चारों ओर के पेड़ पौधे हैं, ये सूर्य है, चंद्रमा है, तो ये सभी चीज़ें कैसे आई, कैसे शुरुआत हुई थी, कैसे इन सब चीज़ की उत्पत्ति हुई। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमें यही सब कुछ पढ़ना है। तो हम नोट्स भी अपने बनाते चलेंगे और साथ में समझते भी चलेंगे। आपने ब्रह्मांड शब्द पहले भी सुना होगा, जिसे इंग्लिश में कहते हैं यूनिवर्स। क्या कहते हैं? यूनिवर्स कहते हैं। तो आप अपने नोट्स बनाते चलेंगे। ब्रह्मांड की उत्पत्ति, ब्रह्मांड जिसे कहते हैं हम इंग्लिश में यूनिवर्स, की उत्पत्ति लगभग 20,000 करोड़ वर्ष पहले हुई थी। यानी कि अध्ययन में पता चला वैज्ञानिकों को कि जो हमारा ब्रह्मांड है, जो यूनिवर्स है, ब्रह्मांड क्या होता है, जिसमें हमारी पृथ्वी तो एक बहुत ही छोटा सा भाग है ब्रह्मांड का। ठीक है, ब्रह्मांड जो है बेटा, उसमें बहुत सारी चीज़ें विद्यमान हैं, ग्रह भी हैं। ठीक है, आप जानते हो मार्स हो गया, नेपच्यून, प्लूटो, ठीक है, जुपिटर, सैटर्न, ये सब क्या है? ये सब ग्रह के नाम हैं जिन्हें हम प्लैनेट्स कहते हैं। उनमें से पृथ्वी भी हमारा एक प्लैनेट है। तो ये सभी ग्रह क्या है? ब्रह्मांड का एक हिस्सा है। और आपको पता है जो सूर्य है वो स्थिर है, जिसके चारों ओर ये सभी ग्रह चक्कर काटते रहते हैं। ठीक है, तो ये ब्रह्मांड क्या है? पूरा यूनिवर्स, जिसके अंदर चांद, तारे, सूर्य, पृथ्वी, अन्य ग्रह, ये सभी के सभी समायोजित होते हैं। तो अगर हम बोलेंगे ब्रह्मांड की उत्पत्ति आज से लगभग कितने वर्ष पहले हुई थी, तो आपको ये संख्या, ये टाइम याद रखना है कि 20,000 करोड़ वर्ष पहले क्या हुआ था? ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी। एक सिद्धांत आया था जिसका नाम था बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी कह लो या फिर इसे सिद्धांत कह लो। ठीक है, तो ये एक सिद्धांत था, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि इस सिद्धांत के अनुसार एक धारणा बताई गई, एक धारणा प्रस्तुत हुई कि कैसे पृथ्वी का निर्माण हुआ। हम जिस पृथ्वी पर रहते हैं, हम जिस धरातल पर रहते हैं, उसका निर्माण कैसे हुआ था। तो हुआ क्या था, इसके अनुसार एक बहुत ही बड़ा विस्फोट हुआ ब्रह्मांड में, जिसमें क्या हुआ? सूर्य उत्पन्न हुआ, साथ में जो पृथ्वी थी वो भी उत्पन्न हुई। ठीक है, तो बिग बैंग जो सिद्धांत है उसके अनुसार एक बात कही जाती है, वो आप लिख लीजिए, के अनुसार मिल्की वे नामक आकाश
निर्माण ठीक है, इतना पहले नोट कर लीजिए। बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार मिल्की वे नामक आकाशगंगा से पृथ्वी का निर्माण लगभग 450 करोड़ वर्ष जिसे हम कहते हैं 4.5 बिलियन वर्ष भी पूर्व हुआ। ठीक है, तो ये बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ये बात कही गई कि मिल्की वे नामक आकाशगंगा, अभी आकाशगंगा क्या होते हैं? आकाशगंगा क्या है? ये यूनिवर्स के अंदर सारे चांद तारे ग्रह के जो समूह होते हैं उनको हम कहते हैं आकाशगंगा। बहुत सारे आकाशगंगा यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में मिले हुए हैं, या कह सकते हैं बहुत सारे आकाश गंगाओं के द्वारा ही ब्रह्मांड का निर्माण होता है। तो उनमें से जो हमें नाम ध्यान रखना है वो है मिल्की वे, क्योंकि इसी मिल्की वे के अंतर्गत हमारा पृथ्वी आता है। ठीक है, तो बहुत सारे आकाश गंगाओं जो कि एक तरीके से धूल मिट्टी कण चांद तारे इन सब का समूह है, इन सब में से जो एक इम्पॉर्टेंट आकाश गंगा का नाम आपको याद रखना है वो है मिल्की वे। इस मिल्की वे नामक आकाश गंगा से ही किसका निर्माण हुआ? पृथ्वी पर, हमारी इस धरती पे जिस पे आप और हम रह रहे हैं, पृथ्वी का निर्माण कितने करोड़ वर्ष पहले हुआ? ये संख्या भी आपको याद रखनी है, 450 करोड़ वर्ष, या फिर जिसे कह सकते हैं 4.5 बिलियन वर्ष पूर्व हुआ। ठीक है, तो ये सिद्धांत को हम कहते हैं बिग बैंग सिद्धांत। तो इस तरीके से आप अपने नोट्स भी बनाते रहो, समझते भी रहो। ठीक है, आगे की बात देखते हैं। अब अगली जो चीज़ आपको इस चैप्टर में पता होनी चाहिए वो ये है कि पृथ्वी की उत्पत्ति, अब ये तो बात हो गई ब्रह्मांड की उत्पत्ति, पृथ्वी की उत्पत्ति, और आपने ब्रह्मांड की उत्पत्ति भी पढ़ ली, पृथ्वी की उत्पत्ति पढ़ ली। अब ये देखना है कि पृथ्वी पर जीवन कब आया, है ना? तो पृथ्वी की उत्पत्ति के लगभग 50 करोड़ वर्ष बाद जीवन की उत्पत्ति हुई। या कह सकते हैं सजीवों की उत्पत्ति हुई। ठीक है, जीवन की उत्पत्ति हुई। पृथ्वी की उत्पत्ति के, यानी कि जब ब्रह्मांड बन गया, ब्रह्मांड से पृथ्वी भी बन गई, तो पृथ्वी की उत्पत्ति के लगभग 50 करोड़ वर्ष बाद किसकी उत्पत्ति हुई? जीवन की। यानी कि पेड़ पशु पक्षी जो रेप्टाइल्स और यानी कि मगरमच्छ, रेप्टाइल्स क्या होते हैं? जो रेंगने वाले होते हैं। ठीक है, जैसे मगरमच्छ हो गया, सांप हो गया, ठीक है, टोर्टॉइस हो गया, कछुआ जिसे हम कहते हैं। तो ये सब आए, फिर मछलियाँ आई, फिर बंदर आए, फिर हम प्राणी आए, तो इन्हीं सबको कह रहे हैं जीवन। तो पृथ्वी की उत्पत्ति के लगभग 50 करोड़ वर्ष बाद किसकी उत्पत्ति हुई? जीवन की उत्पत्ति हुई। अब क्या था? अब वैज्ञानिकों ने या दार्शनिकों ने अपना अध्ययन करना शुरू हुआ, तो इसके लिए उन्होंने अपनी अलग अलग विचारधाराएं प्रस्तुत की। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है आपके 12th क्लास में कि जीवन की उत्पत्ति से संबंधित प्रचलित सिद्धांतों या प्रचलित मतों का विवरण दीजिए। ठीक है, तो आपका अगली हेडिंग जो बन गई है वो है जीवन की उत्पत्ति से संबंधित प्रचलित मत या फिर आप कह सकते हैं सिद्धांत। ये पूरा आपका एक टॉपिक है। यानी कि हमें ये तो पता चल गया कि ब्रह्मांड कितने वर्ष पहले बना था, पृथ्वी कितने वर्ष पहले बनी, उसके बाद फिर जीवन की उत्पत्ति कितने वर्ष बाद हुई। ठीक है, ये सब तो पता चल गया। अब वैज्ञानिकों ने अपना अलग अलग मत प्रस्तुत किया कि कैसे इस दुनिया में सजीव आए,
इसके लिए उन्होंने अपने अनुसार अपने सिद्धांत प्रस्तुत किए। तो ये काफ़ी एक अच्छा क्वेश्चन माना जाता है बोर्ड एग्ज़ाम के नज़र से। अगर मैं आपको बताऊं तो इसके लिए जो सिद्धांत थे वो बहुत सारे हैं, हम लिखते चलेंगे, समझते चलेंगे। सबसे पहली जो बात आपको ध्यान रखनी है, पहला जो मत आपको ध्यान रखना है वो था विशिष्ट सृष्टिवाद। विशिष्ट सृष्टिवाद जिसे कहते हैं थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, इसके अनुसार क्या बात कही गई थी? इसके अनुसार जो बात रखी गई थी वो ये बात रखी गई थी कि इस धरती पर, इस पृथ्वी पर जो जीवन लाया गया है वो ऊपर वाले के द्वारा लाया गया है। अब चाहे आप उन्हें भगवान का नाम दें, चाहे अल्लाह का नाम दें, ठीक है, चाहे ईसा मसीह का नाम दें, या जिस भी ऊपर वाले को आप मानते हो, उन्हें आप ध्यान रख के ये बात समझ सकते हैं कि विशिष्ट सृष्टिवाद में क्या बात कही गई कि इस मत के अनुसार इस धरती पर जीवन की उत्पत्ति भगवान, अल्लाह, या फिर कह सकते हैं किसी दैवीय शक्ति के द्वारा हुई। ठीक है, तो ये आप लिखेंगे इसके अंतर्गत। इसके अनुसार जीवन की उत्पत्ति भगवान, अल्लाह अर्थात किसी दैवीय शक्ति द्वारा हुई, और सृष्टि का जो निर्माण हुआ, यहाँ आपको नीचे नजर नहीं आ रहा होगा तो मैं ऊपर लिख रही हूँ, सृष्टि का निर्माण 6 दिन में हुआ। यानी कि विशिष्ट सृष्टिवाद के अनुसार इस धरती पर जीवन का जो निर्माण था वो केवल 6 दिन में हो गया। तो ये वाला सबसे पहला मत प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार ऊपर वाले या किसी दैवीय शक्ति के द्वारा, किसी यूनिवर्सल पावर के द्वारा जीवन की उत्पत्ति हुई। अगला जो मत प्रस्तुत किया उसका नाम था स्वतः जननवाद। दूसरा जो है वो है स्वतः जननवाद, जिसे कहते हैं थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। स्वतः जननवाद, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। अब इसके द्वारा क्या बात कही गई? इसके द्वारा ये बात की गई कि इस धरती पर जीवन की जो उत्पत्ति हुई वो अकार्बनिक पदार्थों के द्वारा हुई। यानी कि आपको पता है जो पदार्थ हैं वो 2 प्रकार के हैं। अगर उन्हें हम कार्बन के संदर्भ में बांटे तो कुछ होते हैं कार्बनिक और कुछ होते हैं अकार्बनिक। मैंने आपको पहले भी बताया है, जिस भी शब्द के आगे ए लग जाता है उसका मतलब नहीं। अकार्बनिक मतलब जिसमें कार्बन ना हो। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूँ जल, ठीक है, जल का सूत्र ये है, क्या इसमें आपको कार्बन नजर आ रहा है? तो ये क्या है? ये अकार्बनिक है। अगर मैं आपको बोलूँ CO2 या फिर CH4, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर मीथेन, तो इसमें क्या है? कार्बन मौजूद है, इसलिए कैसे पदार्थ है? ये कार्बनिक पदार्थ है। और अगर हम थोड़े से और जटिल कार्बनिक पदार्थों की बात करें तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, ये सभी क्या हैं? ये सभी के सभी कार्बनिक पदार्थों में आते हैं। आपको ये बात पता होनी चाहिए, आप 11th क्लास में पढ़ चुके हो कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा ये सभी कैसे पदार्थ हैं? कार्बनिक पदार्थ हैं। क्योंकि CHO ये सब क्या होते हैं? ये कार्बोहाइड्रेट में पाए जाते हैं। तो C जहाँ पर भी नज़र आ जाए इसका मतलब वो कैसा पदार्थ है? कार्बनिक पदार्थ। तो आप इसमें सेंटेंस में ही मीनिंग निकाल सकते हैं। स्वतः जनन, स्वतः मतलब अपने आप, स्वयं। जनन मतलब पैदा होना। जनन कहो, प्रजनन कहो, एक ही बात है।
कि जो जीवों की उत्पत्ति हो गई वो अपने आप ही हो गई, या कह सकते हैं अकार्बनिक पदार्थों से हुई। तो इसके अंतर्गत आप लिखेंगे जीवन की उत्पत्ति अकार्बनिक पदार्थों से हुई थी। जीवन की उत्पत्ति अकार्बनिक पदार्थों से हुई थी। अगली बात आप लिखेंगे दार्शनिक अरस्तु के अनुसार, दार्शनिक अरस्तु के अनुसार जीवों का जन्म निर्जीव पदार्थों से हुई। निर्जीव मतलब जिनमें जान नहीं है, या कह सकते हैं अकार्बनिक पदार्थों से हुई। तो ये बात किसके अंदर रखी गई? ये बात स्वतः जननवाद, जिसे हम थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन भी कहते हैं, इसके अंतर्गत रखी गई। अगला देखते हैं हम, अगला मत क्या प्रस्तुत हुआ। अगला मत जो प्रस्तुत हुआ उसे कहते हैं जीव जननवाद। क्या कहते हैं इसे? जीव जननवाद, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। तो इस बात के अंतर्गत ये बात बताई गई कि जो स्वतः जननवाद है वो किसी भी तरीके से संभव नहीं है। तो जो अगली जो हम पढ़ रहे हैं वो है जीव जननवाद सिद्धांत। इसमें क्या बात की गई? इसमें ये बात की गई कि स्वतः जननवाद जैसी चीज़ कुछ नहीं है। ये कह सकते हैं कि इस थ्योरी ने स्वतः जननवाद का खंडन किया, उसका विरोध किया। तो इसमें आप लिखेंगे स्वतः जननवाद का खंडन करते हुए, स्वतः जननवाद का खंडन करते हुए हार्वे, ये वैज्ञानिक का नाम है हार्वे ने बताया कि जीवन की उत्पत्ति पहले से ही विद्यमान जीवों के अंडों या बीजाणुओं से संभव है। ठीक है, तो ये बात किसमें की गई? यह बात की गई जीव जननवाद में। तो इसमें क्या बात की गई कि स्वतः जननवाद जैसी कोई चीज़ नहीं है और जीवों की उत्पत्ति उनके समान पहले से मौजूद जीवों के द्वारा ही होती है। इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट जो है वो बहुत ही फेमस है। इसमें क्या रखा गया कि 2 जार लिए गए, या यूँ कह सकते हैं 2 ऐसे टाइप के ढक्कन वाले डिब्बे लिए गए, कांच के डिब्बे लिए गए, जिसमें मांस का टुकड़ा रखा, दोनों में ही मांस के टुकड़े रख दिए। मान लीजिए ए है और ये बी है। ठीक है, ये कांच के जार लिए गए जिसमें दोनों में मांस के टुकड़े रख दिए। एक में क्या किया गया? एक में तो ढक्कन लगा दिया गया, यानी कि इसमें जो था ढक्कन लगा हुआ है,
और इस वाले में क्या हुआ, इसमें ढक्कन जो है वो नहीं है, या लिख सकते हैं यहाँ पर खुला हुआ है। इसका जो मुंह है जार का वो खुला हुआ है, ढक्कन नहीं है। तो क्या होता है, कुछ दिनों बाद ही ये होता है कि और हाँ, इसमें जो ढक्कन है इसमें हमने एक तरीके से वो भी लगा दी, पॉलीथीन भी लगा दी, ताकि किसी भी तरह की हवा के जरिए भी कोई भी सूक्ष्म जीव अंदर प्रवेश ना कर सके। और ये पूरी तरीके से खुला हुआ है। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि ये जो खुला हुआ है इसमें मक्खियाँ आकर बैठती हैं इस मांस के टुकड़े पर, और यहीं पर वो अंडे देती हैं, और उन्हीं अंडों से फिर असंख्य मक्खियाँ पैदा हो जाती हैं। तो इसमें क्या हुआ कि जीवों के द्वारा ही तो जीव उत्पन्न हुए। ये जो बंद था पूरे तरीके से, ढक्कन भी लगा हुआ है, इसमें पॉलीथीन से कवर भी कर दिया है, तो इसमें किसी प्रकार की जीव की उत्पत्ति नहीं हुई, कोई जीव पैदा नहीं हुआ। तो स्वतः जननवाद क्या कहता था कि जीव अपने आप ही पैदा हो जाते। तो ये वाली बात यहाँ पर गलत साबित हो गई ना, कि नहीं तो यहाँ पर भी तो कुछ हो सकता था कि इतने दिन ये चीज़ रखी हुई है, भाई मांस का एक टुकड़ा है और इसमें जीव उत्पन्न हो सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बल्कि इसमें क्या हुआ, इसमें मक्खियाँ पहले आईं, उन्होंने वहीं पर ही अपने अंडे वगैरह दिए, और फिर उन अंडों में से मक्खियाँ पैदा हुई, यानी कि प्रजनन प्रक्रिया इस खुले वाले जार में हुई। तो ये चीज़ साबित हो गई ना इसमें, जो अभी हमने पढ़ी जीव जननवाद में, कि जीवों की जो उत्पत्ति होती है वो पहले से विद्यमान, पहले से मौजूद जीवों के द्वारा ही संभव हो सकती है। ठीक है, तो ये 3 मत आपने पढ़ी है। अब जो चौथा मत है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है बोर्ड एग्जाम के नज़रिए से, और वो है ओपेरिन का सिद्धांत। ठीक है, तो जो चौथा है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसका नाम है ओपेरिन का सिद्धांत। जिसे प्रकृतिवाद भी कहते हैं, या फिर जिसे ओपेरिन हार्लेन सिद्धांत भी कहते हैं। ओपेरिन हार्लेन सिद्धांत भी कहते हैं, तीनों एक ही हैं, बस अलग अलग नाम है। कभी उसे प्रकृतिवाद कह दिया जाता है, कभी उसे ओपेरिन का सिद्धांत कह दिया जाता है, या फिर कभी उसे ओपेरिन हार्लेन सिद्धांत कह दिया जाता है। तो इस सिद्धांत के अनुसार पदार्थवाद का मत प्रस्तुत किया गया है। क्या किया गया था, पदार्थवाद का मत। इस मत के अनुसार क्या बात की गई, इस मत के अनुसार यह बात की गई थी कि जीवन की उत्पत्ति इस पृथ्वी पर कार्बनिक पदार्थों से संभव हुई है। किससे संभव हुई है, कार्बनिक पदार्थों से। तो ओपेरिन का जो सिद्धांत है, इन्होंने ये बात कही, ओपेरिन जो थे वैज्ञानिक का नाम था, ये एक रशियन साइंटिस्ट थे, रूसी वैज्ञानिक थे, जिनका पूरा नाम था AI ओपेरिन। इन्होंने ये बात प्रस्तुत की कि जीवन की उत्पत्ति ना तो अपने आप होती है, ना ही किसी दैवीय शक्ति के द्वारा हो रही है, ना ही अकार्बनिक पदार्थों से हो रही है। जीवन की उत्पत्ति कैसे हो रही है, कार्बनिक पदार्थों से। पदार्थ है यानी कि यहाँ पे कार्बनिक पदार्थ की बात हो रही है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लिखेंगे, कार्बनिक पदार्थों से नए जीवन की उत्पत्ति हुई। कार्बनिक पदार्थों से नए जीवन की उत्पत्ति हुई। ये किसके द्वारा की गई बात, AI ओपेरिन के द्वारा। वैज्ञानिक का नाम भी आप पूरा लिखेंगे, AI ओपेरिन। ठीक है, ये कैसे वैज्ञानिक थे, ये एक रशियन साइंटिस्ट थे, आप हिंदी में भी लिख सकते हैं। ये क्या थे, ये एक रूसी वैज्ञानिक थे। ठीक है, इन्होंने ये जो पदार्थवाद का मत प्रस्तुत किया, ये इन्होंने अपने एक किसमें बात की गई, इन्होंने अपनी एक बुक में ये बात का जिक्र किया था, और उनकी किताब का नाम, यानी कि एक ही जो किताब थी जिसमें उन्होंने ये सारी बातें की थी, उस किताब का नाम था द ओरिजिन ऑफ लाइफ। क्या बात कही इन्होंने,
द ओरिजिन ऑफ लाइफ। ठीक है, तो फिर से मैं आपको समझा दूँ ओपरिन का सिद्धांत क्या है। ओपरिन का सिद्धांत जो था इन्होंने अपनी एक किताब में प्रकाशित किया जिसका नाम था द ओरिजिन ऑफ लाइफ। ठीक है, तो इन्होंने अपनी इस बात का जिक्र किया था इसमें कि जीवन का जो उत्पन्न हुआ है, जीवन की जो उत्पत्ति हुई है वो किससे हुई है, वो कार्बनिक पदार्थों से हुई है उत्पत्ति। ठीक है, अब ये बात इतनी सरल नहीं है समझानी, तो इस बुक में उन्होंने इस चीज़ को 7 चरणों में समझाया है। कितने चरणों में समझाया है? 7 चरणों में, यानी 7 स्टेप्स होते हैं तब जाके जीवन की उत्पत्ति हुई है। ये सारी बात इन्होंने समझाई है अपनी किताब में द ओरिजिन ऑफ लाइफ में। इस चीज़ के बारे में हम अपने नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे कि ओपरिन के सिद्धांत के अंतर्गत ये 7 चरण कौन कौन से थे। और मैं फिर से आपको बता दूँ ये सारी चीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, मैंने तभी आपको लिख दिया है वेरी इंपॉर्टेंट। पूछ लिया जाता है कि ओपरिन का सिद्धांत का वर्णन करो, तो आपको ये 7 चरण बताने हैं। वो 7 चरण कौन से हैं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आज के लिए सिर्फ इतना ही। फिर से आपको याद दिलाऊंगी कि बहुत अच्छे से और बहुत ही मेहनत के साथ पढ़ लें। ठीक है, धन्यवाद।